हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक आबंध या उसी को कहते हैं रासायनिक बंध। तो आज की वीडियो में मैं रासायनिक बंध के विषय में बात करूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, यूनिट 4 है NCERT बुक से, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। और आज लेक्चर नंबर 3 होगा इस चैप्टर में। 2 लेक्चर हम लोग पूरे कर चुके हैं। आज की वीडियो में देख लो टॉपिक आप, रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको जान लो आप। केमिकल बॉन्ड देखो, रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड्स किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं उन्हें रासायनिक बंध कहते हैं। तो किसी भी अणु में, किसी भी अणु की बात करो आप, किसी भी अणु में कई परमाणु होंगे, एक से तो अधिक परमाणु होंगे ही, या तो 2 परमाणु होंगे या 2 से और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ मिल करके एक अणु बनाए हैं। अगर H2O की आप बात करो तो यहाँ कितने परमाणु? देखो 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। तो ये विभिन्न अलग अलग परमाणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे के संपर्क में है, जिन बलों द्वारा आपस में बंधे हैं, उन बलों को ही रासायनिक बंध कहते हैं या रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः रासायनिक बंध 3 प्रकार के हैं और तीनों प्रकार क्या हैं? सहसंयोजक बंध, दूसरा है विद्युत संयोजक बंध और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। यह है कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड और यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कुल 3 तरह के बंध होते हैं और आज की वीडियो में हम लोग मुख्यतः बात करने वाले हैं सहसंयोजक आबंध के बारे में। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है, इसको पिछली वीडियो में भी हमने हिंट किया हुआ है कि सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में। तो जहाँ भी 2 परमाणु मिलकर बंध बनाएंगे तो 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और जहाँ 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 और अधिक परमाणु मिलकर आपस में अगर बंध बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी द्वारा, तो वहाँ पे सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध की डिफिनीशन कर लेते हैं हम लोग। पहला बंध है सहसंयोजक बंध, इसी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आप प्रयुक्त करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सहसंयोजक आबंध क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो 2 परमाणु होंगे, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, या 2 से अधिक परमाणु होंगे, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो सहसंयोजक बंध बनेगा। कैसे बनेगा? उदाहरण यहाँ दिखा दे रहा हूँ। उदाहरण देख लो आप एग्जाम्पल के रूप में। हाइड्रोजन का अणु बनना, H2 अणु का बनना। आप सब लोग लगभग यह तो जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक ही कक्षा भी होती है। तो संयोजी कक्षा भी उसकी वही हुई। संयोजी कक्षा अर्थात बाहरी कक्षा। आप लोगों को पिछली वीडियो में भी हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई है, वह यह कि संयोजी कक्षा का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बाहरी कक्षा होती है वह संयोजी कक्षा कहलाती है, उसी को वैलेंस शेल कहते हैं, और वही कक्षा बॉन्डिंग में भाग लेती है। तो इस पूरे चैप्टर में सहसंयोजी कक्षा की बात की जाएगी और सहसंयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में से साझेदारी भी होगी और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की भी बात हम लोग करेंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण भी होगा। बाकी किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के अंदर जितनी भी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर बॉन्डिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल सबसे बाहरी कक्षा ही बंध में भाग लेती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रासायनिक आबंध ऐसी टॉपिक नहीं है कि केवल कक्षा 11 के बच्चे ही इसको जाने, कक्षा 12 के बच्चे भी इसे जाने। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उससे आगे भी पढ़ रहे हैं, यानी केमिस्ट्री पढ़ना है
तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी केमिकल बॉन्ड तीनों हैं, सहसंयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही तो पूरी केमिस्ट्री में आनी है। तो कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इनको तो जानना जरूरी है। केवल कक्षा 11 तक सीमित नहीं है, बस आप इतना समझो। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। हाइड्रोजन का बनना दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही संयोजी कक्षा है। और लुईस संरचना हम कैसे लिखते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया है कि परमाणु के चारों तरफ डॉट्स द्वारा लुईस संरचना बनाते हैं। तो यह एक हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, और जब बंध बनेगा तो दो परमाणु करीब तो आएंगे ही, तभी तो बॉन्डिंग होगी। तो दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और दोनों ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों पे कमांड रखते हैं। देखो, तो इस तरह से हाइड्रोजन के मध्य यहाँ हम कैसे दिखाएंगे, एच एच, इसको एकल बंध कहते हैं या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है दो परमाणुओं के बीच में, तो एकल बंध बन गया। सहसंयोजक बंध में 3 तरह के बंध बनते हैं, यह भी आप याद रखो। यह तो पहला एकल बंध हो गया, जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। द्विबंध भी बनते हैं, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। त्रिबंध भी बनते हैं, जहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। और साझेदारी भी इसलिए होती है क्योंकि जो परमाणु हैं वो अपना निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लें। तो हाइड्रोजन की निकटतम अक्रिय गैस हीलियम होती है, जिसके कक्षा में, बाहरी कक्षा में एक ही कक्षा उसके पास भी है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और हाइड्रोजन भी चाहता है कि हमारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम अस्थायी हो जाए। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है अस्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए होती है। इसीलिए कहा जाता है कि तत्वों के परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए जिनमें बॉन्डिंग वाली कैपेसिटी ही नहीं है, बॉन्डिंग वाली टेंडेंसी ही नहीं है, तो अक्रिय गैसों को अगर हम लोग छोड़ दें तो किसी भी तत्व का परमाणु हो, उसकी यही टेंडेंसी होगी, यही प्रवृत्ति होगी कि वह अस्थायी संरचना प्राप्त कर ले, अधिक अस्थायी हो जाए। तो अस्थायी संरचना किसकी है, उसका निकटतम अक्रिय गैस जो है वह संरचना अस्थायी है, और वह अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले या तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर ले। बस यही बॉन्ड होता है और कुछ नहीं। द्विबंध भी यहाँ एक दिखा दे रहा हूं। देखो, अगर ऑक्सीजन का अणु बनता है, ऑक्सीजन अणु का बनना यहाँ दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन की संयोजी कक्षा की बात करें तो ऑक्सीजन के संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु दिखाया और 6 इलेक्ट्रॉनों को दिखा दे रहा हूं। देखो आप, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु भी इसके करीब आएगा तभी तो बॉन्डिंग होगी। ये दूसरा परमाणु करीब आ गया, इसके भी बाहरी कक्षा में, संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यह 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। 2-2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ साझेदारी होगी और इस ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्टेट पूरा होगा। ऑक्टेट क्या होता है, यह सारी बातें आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ मैं, और बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना थोड़ा अच्छा नहीं भी लगता होगा। जो रेगुलरली बच्चे वीडियो देखते हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, और हर ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं। और इसको हम दिखाएं कैसे, ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड से दिखा दिए। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का हम मान सकते हैं, एकल बंध वाला, द्विबंध वाला और त्रिबंध वाला। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं जिनको नोट करना आपके लिए जरूरी है। पॉइंट्स देखें आप, यहाँ 3 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। देखो आप, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पे एकल बंध, इसी को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंध बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जब 2 परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विबंध। देखो आप, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पर द्विबंध, जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं, तो द्विबंध बनता है। जब 2 परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है एकल बंध, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है द्विबंध, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो त्रिबंध बना है। ये चीज़ें आप विशेष रूप से याद रखें।
यहाँ मैं कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा, त्रिबंध का उदाहरण तो बताया नहीं, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। उसके बाद सहसंयोजक आबंध के या सहसंयोजी आबंध के विशेष लक्षण क्या हैं, सहसंयोजी आबंध द्वारा जो अणु बने होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, इन पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगा। तो यहाँ पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ आपको कोवैलेंट बॉन्ड के और भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिससे और क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। तो एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं HCl का बनना। HCl का बनना, HCl मॉलिक्यूल बनता कैसे है? तो देखो आप, HCl में एटम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ना। तो ये हमने बनाया हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम, जब दोनों पास आएंगे तभी तो साथ साथ बंध बनाएंगे। अभी तक पिछले जो दो एग्जाम्पल्स आपको हमने बताए थे, दोनों एग्जाम्पल्स में सेम तरह के एटम थे। जैसे हाइड्रोजन का बनना बताया था तो दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन का बनना बताया था तो दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु थे। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स हैं, देखो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएगा। क्लोरीन की बाहरी कक्षा जिसको संयोजी कक्षा कहते हैं, यह भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। आप खुद लिख के देखें कि किस प्रकार से क्लोरीन के बाहरी कक्षा में या संयोजी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, और जब आप संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दर्शा पाएंगे तो आपको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल्स के हम बना रहे हैं बनाने में बहुत आसानी होगी। और देखो आप इसको कैसे दिखाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में, तो H सिंगल बॉन्ड Cl से इसको दर्शाएंगे। तो यह हो गया HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें हम डबल बॉन्ड दिखाएंगे। देखो दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं CO2 का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं? देखो कितने एटम हैं इसमें, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 एटम हैं। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह सेंट्रल एटम होता है और उसके चारों तरफ अधिक ऋण विद्युतीय तत्व स्थित होते हैं। यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है तो कार्बन सेंटर में होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु अगर अणु में उपस्थित होते हैं तो लगभग हमेशा ही टर्मिनल पे होते हैं। देखो कार्बन हमने सेंटर में लिख दिया, इसके दोनों साइड ऑक्सीजन के अणु हो गए। ठीक है, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को हम दर्शा दे रहे हैं रेड डॉट से। ये कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 ही होती है, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल 6 होती है। तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दर्शा रहे हैं। देखो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8 हो गए हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं शेयरिंग के बाद। और कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप काउंट करके देखिए, कार्बन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो तीनों ही एटम के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। मैंने आपको बताया, फिर भी बता रहा हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एटम अपनी एनर्जी को कम करते हैं, और जहाँ भी किसी निकाय की ऊर्जा कम होती है वहाँ उसका अस्थायित्व बढ़ता है। तो केमिकल बॉन्डिंग की पूरी प्रक्रिया अस्थायित्व को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। परमाणुओं का अस्थायित्व अणु बनने के बाद बढ़ जाता है। तो यहाँ CO2 अणु बन गया है और इसको हम दिखा दे रहे हैं कैसे दर्शाएंगे। ऑक्सीजन लिख दिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो देखो इसके बाद कार्बन लिख दिया, फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये लुईस डॉट संरचना है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को दिखाते हैं बॉन्ड के साथ। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बना रहा हूं। देखो आप, इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं। जैसे HCN का बनना, हाइड्रोजन साइनाइड का बनना। हाइड्रोजन साइनाइड का अणु किस तरह से बनेगा ये देखना है आपको। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं और तीनों ही अलग हैं। देखो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन।
तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। इसके बाद ये तो टर्मिनल पे होगा ही, चूंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा छोर पे होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कम ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन कम ऋण विद्युतीय है नाइट्रोजन से, इसको बीच में कर दिया, ठीक है। तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही जुड़े होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास एक ही है। हाइड्रोजन के पास संयोजी कक्षा भी एक है, तो एक डॉट हमने दर्शा दिया। कार्बन के संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यह नाइट्रोजन के साथ करेगा। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दे रहे हैं हम, देखो आप, नाइट्रोजन के साथ यह 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा या संयोजी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, जिसमें से 3 कार्बन के साथ यह शेयर कर लेता है, तो ये शेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचे रहते हैं बंद बनने के बाद भी। तो देखो यहाँ लुईस डॉट संरचनाएं बना दिया। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 2। यह अस्थाई हो गया, अक्रिय गैस का अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लिया है, हीलियम का अस्थाई विन्यास। इस नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में आप देखोगे तो 3, 3, 6 और 2, 8, कुल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, यह भी अस्थाई हो गया। और कार्बन की संयोजी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, देखो आप ऐसे, इधर 6 इधर 2। तो HCN का अणु इस तरह से बनता है, इसको हम दर्शा दे रहे हैं, देखो तीर द्वारा, यह हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमने आपको देखो एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, HCN अणु का बनना दिखा दिया है। अभी तक हमने कुल 3 तरह की बॉन्डिंग यहाँ दिखाई हुई है। देखो HCl अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। CO2 अणु में ऑक्सीजन और कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है, और HCN अणु में हाइड्रोजन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ इसी तरह की व्यवस्था कुछ एथिलीन और एसिटिलीन में भी होती है। एथिलीन जिसका IUPAC नाम एथीन है, एसिटिलीन जिसका IUPAC नाम एथाइन है। तो इनको भी बता दे रहा हूँ। देखो अभी प्लेस बचा है हमारे पास। चौथे एग्जाम्पल, एक हम अमोनिया का भी ले रहे हैं उदाहरण। NH3 अणु कैसे बनता है? NH3 का बनना दिखा रहा हूँ। NH3 का बनना, इसमें कितने तरह के एटम हैं? कुल एटम की संख्या 4 है, और 2 तरह के हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमने बना दिया, और ये 3 हाइड्रोजन दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दे रहे हैं। ये सब की बाहरी कक्षा में इन्हीं की शेयरिंग यह कर पाता है। और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाएंगे रेड पॉइंट से। नाइट्रोजन की संयोजी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं और लोन पेयर के रूप में स्थित होते हैं। इसीलिए इसकी आकृति जो है कैसी हो जाती है? पिरामिडल हो जाती है, लोन पेयर के रिपल्सन के कारण। तो ये चीज़ें हमने आपको आगे बताएंगे हम कि केमिकल बॉन्डिंग में जब VSEPR सिद्धांत पढ़ाऊंगा, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से अणुओं की ज्यामिति तय होती है, स्वसंयोजी अणुओं की। तो यहाँ हमने अमोनिया अणु का बनना दिखाया है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे भी हैं हाइड्रोजन। तो इस तरह से व्यवस्था होती है। यहाँ देख लो आप, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो NH3 अणु बन गया। 5वां एग्जाम्पल देखो आप, इधर दिखा रहा हूं, एथिलीन अणु का बनना। एथिलीन को कैसे लिखते हैं? अणु सूत्र होता है C2H4, ठीक है। और यहाँ देखो कार्बन जो है सेंट्रल एटम होंगे, 2 कार्बन है, दोनों को लिख लिया। हाइड्रोजन 4 हैं, प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं जो किनारे पर होते हैं, ठीक है। यह हाइड्रोजन बना दिया। प्रत्येक हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा दे रहे हैं एक डॉट द्वारा। इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, और इसके साथ भी एक डॉट।
इस हाइड्रोजन का भी एक डॉट दिखा दिया। अब कार्बन की संयोजी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से देखो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ करी और 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यह अपने कार्बन साथी के साथ कर रहा है। तो इस तरह से 4 डॉट, और इसके साथ भी यही बात होगी। देखो इसने भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कार्बन के साथ कर ली है। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2, इसके पास भी 2, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, देखो आप 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। दूसरे वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पूरे हो गए। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे दिखाएंगे, एथिलीन के स्ट्रक्चर को कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, देखो क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है। इसके बाद प्रत्येक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन जब भी सहसंयोजी बंध बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब दिखा रहा हूं एसिटिलीन अणु का बनना, यह तो एथिलीन अणु है, एथिलीन का बनना। एसिटिलीन अणु किस तरह से बनता है अगले एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं। एसिटिलीन का अणु सूत्र होता है C2H2 का बनना। देखो 2-2 कार्बन है, दोनों कार्बन बना दिया, एक एक हाइड्रोजन है, इनको भी बना दिया, प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ब्लैक डॉट से दिखा दे रहे हैं, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी दिखा दिया। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों में से देखो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे कार्बन के साथ। यह कार्बन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्बन के साथ करेगा। और यहाँ देखो अब यह हो गया हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यह भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के पास आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। दूसरे वाले कार्बन के साथ भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इसकी संरचना को हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, आपकी क्लियरिटी और बढ़ी होगी और सहसंयोजक बंध को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके बाद जो शेष हिस्सा इसका बाकी रह जाता है, सहसंयोजक अणुओं के विशेष लक्षण क्या होते हैं या सहसंयोजक बंध के विशेष लक्षण क्या होते हैं, या ऐसे भी हम प्रश्न पूछ सकता है कि सहसंयोजक अणुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं, या सहसंयोजी बंध की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबके लिए ये आंसर होगा और ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। यहाँ पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और उन विशेषताओं को मैं लिखता हूँ। सहसंयोजी आबंध के लक्षण या विशेषताएं, दोनों में कोई भी आए, विशेषताएं भी वही हैं, लक्षण भी वही हैं। और यहाँ पर हमने सहसंयोजी आबंध के बारे में वे मुख्य पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखो पहला पॉइंट है, सहसंयोजी आबंध उन तत्वों के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है, जैसे पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व आपस में ही संयोग करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कार्बन कहाँ स्थित है, पी ब्लॉक में स्थित है ना। सबसे अधिक रसायन विज्ञान में किन यौगिकों की संख्या है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और कार्बन क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। तो पी ब्लॉक के तत्व आपस में चाहे संयोग करके और चाहे पी ब्लॉक के ही दूसरे तत्वों के साथ संयोग करके जब यौगिक बनाते हैं तो सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। अपवाद भी हैं पी ब्लॉक में, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो धातुएं प्रवृत्ति बढ़ती है, और पी ब्लॉक में आप नीचे देखेंगे कि कुछ धातुएं भी स्थित हैं। तो वो जब अधातुओं के साथ बंध बनाएंगी तो वहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तो पूरा रसायन विज्ञान अपवादों से भरा पड़ा है। अपवादों पे ध्यान न देते हुए, उनको नोटिस करते हुए आप मुख्य बातों को ध्यान में रखें। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, और पी ब्लॉक के तत्वों में मुख्यतः अधातुएं, अधातुओं की बात करें तो पूर्णतः यह बात सत्य है कि अधातुएं जो है आपस में मिल करके सहसंयोजक बंध ही बनाती हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट है, सहसंयोजी यौगिकों के अणु आपस में
क्षीण वांडरवाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। क्षीण यानी दुर्बल वांडरवाल बलों से बंधे होते हैं, अतः प्रायः इनके क्वथनांक व गलनांक कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, सबके नहीं होंगे। आप हीरे का क्वथनांक गलनांक देखेंगे तो पता नहीं कितना ऊंचा है। तो अपवाद हमने अभी अभी कहा आपसे कि अपवाद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकतर सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनके अणु दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। वांडरवाल बलों द्वारा एक अणु के मध्य तो बंद होगा सहसंयोजी, और दो अणु, जैसे H2O की बात अगर करते हैं तो H2O का एक अणु तो आप जान गए कि कैसे बना है, ऑक्सीजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यह जल का अणु बन गया। लेकिन जल का दूसरा अणु इसके समीप होगा, जल का तीसरा अणु इसके समीप होगा, तो उनके मध्य भी एक आकर्षण बल काम करेगा और उन्हीं को हम वांडरवाल बल कहते हैं। तो दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको वांडरवाल बल कहते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों में दुर्बल वांडरवाल बल लगता है, इसलिए इनके क्वथनांक गलनांक कम होते हैं। तीसरा पॉइंट देखो आप, ये यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय। जब ध्रुवीय विलायकों की बात करते हैं तो जल की भी बात करते हैं। जल सहसंयोजी यौगिक है लेकिन फिर भी ध्रुवीय है, और जब ध्रुवीय विलायकों की बात करेंगे तो ध्रुवीय विलायकों में ये यौगिक विलेय नहीं होंगे और अध्रुवीय विलायकों में विलेय हो जाएंगे। तो सहसंयोजी यौगिक अगर ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते तो प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी पानी में ही घुल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। प्लास्टिकों को, पॉलीथीन वगैरह को आप पेट्रोल में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, एल्कोहल वगैरह में विलेय करें तो इनमें से कुछ सॉल्वेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ये सहसंयोजी चीज़ें विलेय हो जाएंगी। देखो चौथा पॉइंट है, घोलने पर या गलित अवस्था में ये आयनित नहीं होते हैं। आयन किन यौगिकों में बनेंगे? जो विद्युत संयोजी होंगे। सहसंयोजी यौगिक चाहे उनको घोल दें या चाहे ये गलती भी हैं तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेती हैं, जल लेती हैं और गलती हैं, तो गलित अवस्था में भी ये आयनित नहीं होती हैं एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। जब ये आयनित नहीं होंगे तो इनसे विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं हो पाएगी। पांचवा पॉइंट है, इनके रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बहुत मंद होती है। तो जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक हो गए, कार्बनिक यौगिक कैसे हैं? सहसंयोजी हैं, तो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं धीमी गति से चलती हैं, बहुत धीमी गति से होती हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में इनके अणु भाग लेते हैं। जब विद्युत संयोजी यौगिकों की बात करेंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विद्युत संयोजी यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं में उनके आयंस भाग लेते हैं, इसलिए वे अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं। यहाँ पे सहसंयोजी अभिक्रियाओं में इनके अणु भाग लेते हैं। छठा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आप, सहसंयोजी आबंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है हमने, दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होती है, इसलिए इन अणुओं की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। चूंकि इनकी प्रवृत्ति दिशात्मक होती है, किनकी? कोवेलेंट बॉन्ड की दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण अणुओं की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु इस तरफ दिशा में लगा हुआ है, दूसरा इस दिशा में लगा हुआ है, तो ये चाहे अपनी इच्छा से इधर हो जाए या इधर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये बॉन्ड फिक्स होते हैं। इनकी दिशाएं फिक्स होती हैं और फिक्स दिशाओं में ही ये लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी स्थित होंगे। तो H2O अणु की आकृति यहाँ पे बेंट हो जाती है। इसी तरह अगर अमोनिया अणु की बात करें तो वहाँ अमोनिया अणु की आकृति भी पिरामिडल हो जाती है। जल के अणु की आकृति आप देख ही लिए। एसिटिलीन अणु को आप देखेंगे तो वहाँ पे एसिटिलीन अणु की आकृति रेखीय होती है। उदाहरण लिख दे रहा हूँ मैं, देखो आप, जैसे अमोनिया अणु की आकृति पिरामिडल, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसलिए इसकी आकृति पिरामिडल, और जल के अणु की आकृति बेंट कहते हैं या मुड़ी हुई।
बेंट, BENT। इसी तरह हम एसिटिलीन अणु की बात करें तो एसिटिलीन अणु की आकृति क्या है? एसिटिलीन अणु की आकृति रेखीय है। इसी तरह अगर हम मेथेन अणु की आकृति की बात करें तो मेथेन अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है। आप विशेष रूप से जानते होंगे, टेट्राहेड्रल आकृति कहते हैं, चतुष्फलकीय। मेथेन अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ जितने भी सिंगल बॉन्डेड यौगिक बनेंगे उनमें सब में आप चतुष्फलकीय आकृति को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रयास किया आपको कोवेलेंट के बारे में पूरी तरह से समझाने का और कोवेलेंट बॉन्ड की विशेषताओं को भी समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप टॉपिक को समझ पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत संयोजक यौगिकों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।